पिछली बार की लड़ाई खत्म होने के बाद सभी राणा मॉन्स्टर मारे जा चुके थे। ये देखकर एरेस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर एलिमस इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। क्या सच में वो अभी अभी एक एडवेंचरर बना है? क्योंकि इतनी जबरदस्त ताकत किसी आम इंसान के पास नहीं हो सकती। उसी समय एलिमस के सामने उसका स्टेटस दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि उसका लेवल पहले से बहुत बढ़ चुका है। वो सीधे लेवल 2 से लेवल 8 पर पहुंच गया है। ये देखकर एलिमस अपना स्टेटस विंडो ध्यान से देखता है और मन ही मन कहता है, तो इसका मतलब ये दुनिया भी बिल्कुल किसी मैजिक वर्ल्ड की तरह काम करती है। यहाँ भी लेवल, स्टेटस और ताकत बढ़ने का सिस्टम है। इतने में एरेस खुशी खुशी उसके पास दौड़ कर आता है। वो कहता है, एलिमस तुम सच में कमाल के इंसान हो। तुम्हें पता है मैंने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एडवेंचरर बनने का फैसला किया था, लेकिन उस समय एलिमस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। एरेस फिर कहता है, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे पहले ही बता दिया गया था कि जब तक मैं अपनी मेहनत से लेवल 3 तक नहीं पहुंचूंगा तब तक कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। जब से मैं अपनी पार्टी के साथ आया हूँ मैं लगातार डर में जी रहा था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली, इसलिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद जरूर करना चाहिए। वो फिर से एलिमस का शुक्रिया अदा करता है। एलिमस मुस्कुराकर जवाब देता है, इतना धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें बचाने से मेरा ही फायदा हुआ है, मेरा लेवल भी बढ़ गया। इसके बाद एलिमस वहां पड़े मैजिक स्टोन्स उठाने लगता है। एरेस तुरंत कहता है, बिल्कुल ले लो, ये पूरी तरह तुम्हारे हैं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, आखिर मेरी जान तुमने बचाई है। कुछ देर बाद एरेस थोड़ा झिझकते हुए कहता है, एलिमस अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? एलिमस उसकी तरफ देखता है। एरेस कहता है, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तब क्यों ना हम दोनों मिलकर एक पार्टी बना लें? मेरे पास एक अच्छी लीड भी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अकेले काम ढूंढने में काफी मुश्किल होगी, क्योंकि डिफेंसिव क्लास वाले लोगों को आसानी से काम नहीं मिलता। अगर हम साथ होंगे तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। बस इतना सुनते ही एलिमस के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे अपने पिता की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और उसकी बहन को परिवार का अगला उत्तराधिकारी बना दिया था। इन यादों की वजह से उसका चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन एरेस अभी भी उसे समझाने की कोशिश करता रहता है। वो कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत कमाल के इंसान हो। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं लोगों की सोच भी बदल दूंगा, सबको दिखाऊंगा कि तुम कितने शानदार हेवी नाइट हो। लेकिन एलिमस धीरे से सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूं। ये सुनकर एरेस चौंक जाता है। वो पूछता है, लेकिन क्यों? तुम पार्टी क्यों नहीं बनाना चाहते? अभी जो शील्ड क्लास फाइटिंग स्टाइल तुमने इस्तेमाल किया था उससे साफ पता चलता है कि तुम अकेले लड़ने के लिए नहीं बने हो। अगर तुम हमेशा अकेले लड़ोगे तो कभी तेजी से लेवल अप नहीं कर पाओगे। इसलिए बेवकूफी मत करो और मेरी बात मान लो। एलिमस उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है। वो मन ही मन कहता है, एरेस गलत भी नहीं कह रहा। आमतौर पर डिफेंसिव क्लास का काम अपने साथियों को बचाना और दुश्मनों के हमले रोकना होता है, लेकिन अगर एक साथ कई लोगों की रक्षा भी करनी हो और हमला भी करना हो तो ये क्लास उतनी अच्छी नहीं रहती। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा अपनी पार्टी के साथ मिलकर लड़ना पड़ता है। वो आगे सोचता है, अगर मुझे सच में मजबूत बनना है तो मुझे बहुत सारे आइटम्स, नई स्किल्स और अलग अलग टाइटल्स हासिल करने होंगे, तभी मैं वो इंसान बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं। फिर वो गहरी सांस लेकर सोचता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी बात पर भरोसा करेगा और मेरे पास समय भी बहुत कम है। मुझे अभी बहुत सारे काम पूरे करने हैं। उसी समय उसे फिर अपने पिता और अपनी बहन की याद आती है। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, मुझे हर हाल में पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मुझे दुनिया का सबसे मजबूत हेवी नाइट बनना है। दृश्य बदलता है। अब एलिमस और एरेस जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी और जंगल का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। चलते चलते एरेस फिर से एलिमस को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, एलिमस मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम बहुत ताकतवर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर तुम हमेशा अकेले लड़ते रहोगे तो एक समय के बाद आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम एक पार्टी बनाकर साथियों के साथ लड़ोगे तो तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो। इसलिए एक बार इस बारे में सोचो। अकेले लड़ने से तुम्हें कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। दोनों बातें करते हुए जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर झाड़ियों के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा हो। कुछ कदम आगे बढ़ते ही एलिमस को अचानक महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो तुरंत रुक जाता है। उसे रुकता देखकर एरेस भी वहीं रुक जाता है। उसी समय पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिरने लगती हैं और पूरे जंगल का माहौल अचानक शांत हो जाता है। एरेस घबराकर पूछता है, क्या हुआ? तुम अचानक क्यों रुक गए? क्या कोई हमारे पीछे है? लेकिन एलिमस कुछ नहीं बोलता। वो पूरी सावधानी से आसपास देखने लगता है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक झाड़ियों के अंदर से एक विशालकाय मकड़ी जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। उसका शरीर बहुत बड़ा था और देखने में ही बेहद डरावना लग रहा था। उस मॉन्स्टर का नाम आयरन स्पाइडर था। उसे देखते ही एरेस का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो घबराकर कहता है, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो इस इलाके में नहीं होना चाहिए था। इसका लेवल हम दोनों से बहुत ज्यादा होगा। डर के कारण एरेस अनजाने में पीछे हटने लगता है। उधर एलिमस तुरंत अपना स्टेटस खोलकर उस मॉन्स्टर की जानकारी देखने लगता है। उसके सामने जानकारी दिखाई देती है, लेवल 16, HP 31, MP
11। ये देखकर एलिमस समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। उसका लेवल खुद एलिमस से दोगुना था। अभी कुछ समय पहले ही एलिमस का लेवल 8 हुआ था, जबकि आयरन स्पाइडर पहले से लेवल 16 पर था। इसके बाद वो उसकी स्किल्स भी देखने लगता है। उसे पता चलता है कि आयरन स्पाइडर के पास कॉपी क्रॉल नाम की स्किल है, जिसकी मदद से वो आसानी से अपने आप को छिपा सकता है। इसके अलावा उसके पास 2 बेहद खतरनाक स्किल्स भी थी, पहली स्लोइंग पॉइजन और दूसरी फ्लेमिंग क्लॉ। एलिमस मन ही मन सोचता है, मुश्किल बढ़ गई है। मेरा रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन इस पर ज्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि इसका लेवल मेरे मुकाबले दोगुना है। अगर मुझे इसे नुकसान पहुंचाना है तो मेरा हमला इसके डिफेंस से कहीं ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तभी मैं इसे घायल कर पाऊंगा। वो आगे सोचता है, अगर मैंने इसकी फ्लेमिंग क्लॉ सीधा झेल ली तो शायद एक ही वार में मेरी जान चली जाएगी। इतने में एरेस खुद को दोष देने लगता है। वो दुखी होकर कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं पहले राना के सामने नहीं गिरता तो तुम मुझे बचाने नहीं आते, और अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो आज हम इस मुसीबत में भी नहीं फंसते। ये सारी गलती मेरी है। लेकिन एलिमस बिना कुछ कहे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो सीधे आयरन स्पाइडर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर एरेस भी हिम्मत जुटाता है। हालांकि उसके पैर डर से कांप रहे थे, फिर भी वो अपनी तलवार निकालकर एलिमस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, एलिमस अभी भी समय है, तुम यहां से भाग जाओ। मैं इसे जितनी देर हो सके रोकने की कोशिश करूंगा। कम से कम हम दोनों में से एक इंसान तो बच जाएगा, और मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। उसकी आवाज साफ बता रही थी कि वो बहुत डरा हुआ है, लेकिन एलिमस शांत रहता है। वो कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। फिर वो धीरे से एरेस को पीछे कर देता है और कहता है, इसे मुझे संभालने दो, तुम बस पीछे रहो। इसके बाद एलिमस फिर से आयरन स्पाइडर को ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वो मन ही मन कहता है, सीधी ताकत से मैं इसे नहीं हरा सकता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मेरे जीतने का कोई मौका नहीं है। अगर मैंने सही समय पर सही योजना अपनाई तो शायद मैं इसे हरा सकता हूँ। ये सुनकर एरेस फिर उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है, एलिमस तुम सच में बहुत कमाल के हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह नामुमकिन है। जिस दुश्मन का लेवल तुम्हारे मुकाबले दोगुना हो, उससे अकेले लड़ना आत्महत्या जैसा है। लेकिन एलिमस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसकी नजर सिर्फ सामने खड़े आयरन स्पाइडर पर टिकी रहती है, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक पूरी रणनीति तैयार हो चुकी थी। एलिमस के दिमाग में अब पूरी लड़ाई की योजना तैयार हो चुकी थी। वो मन ही मन सोचता है, सबसे पहले मुझे इसकी ताकत कम करनी होगी। अगर मैंने सीधे हमला किया तो जीतना लगभग नामुमकिन होगा, इसलिए मुझे इसकी अपनी स्किल्स को ही इसके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। उसने जल्दी से पूरी स्थिति का हिसाब लगाया। सबसे पहले ये अपने पॉइजन अटैक का इस्तेमाल करेगा। मैं उस हमले से बचने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उसे जानबूझकर अपने ऊपर लगने दूंगा। उसके बाद मैं अपने डिफेंस की मदद से उसी ताकत को वापस इसी पर पलट दूंगा। धीरे धीरे इसका लेवल और इसकी ताकत कम होती जाएगी। जब ये काफी कमजोर हो जाएगा तब मैं अपना आखिरी हमला करके इसे खत्म कर दूंगा। यही पूरी रणनीति एलिमस ने अपने मन में बना ली थी। उसने गहरी सांस ली और सामने खड़े आयरन स्पाइडर की आंखों में देखते हुए कहा, चलो अब लड़ाई शुरू करते हैं। इतना कहते ही दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। आयरन स्पाइडर तेजी से हमला करता है और एलिमस भी बिना डरे उसका सामना करता है। दोनों लगातार एक दूसरे पर वार कर रहे थे। दूर खड़ा एरेस ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो सोचने लगता है, ये आखिर हो क्या रहा है? एलिमस इस मॉन्स्टर का बराबरी से मुकाबला कैसे कर पा रहा है? दोनों की ताकत में तो बहुत बड़ा फर्क है। उसी समय आयरन स्पाइडर अपना पहला हमला तैयार करता है। वो अपनी पॉइजन बीम इस्तेमाल करने वाला था। ये देखकर एलिमस मन ही मन मुस्कुराता है। बिल्कुल यही तो मैं चाहता था। वो जानबूझकर अपनी जगह से नहीं हटता। पॉइजन बीम सीधा आकर उसके शरीर से टकराती है। दूर खड़ा एरेस घबरा जाता है। उसे लगता है कि एलिमस से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगले ही पल एलिमस अपनी स्किल इस्तेमाल करता है, डिसआर्म। जैसे ही डिसआर्म एक्टिव होती है, पॉइजन बीम का असर पलटकर वापस आयरन स्पाइडर की तरफ लौट जाता है। हमला उसी मॉन्स्टर को लग जाता है। एलिमस मन ही मन सोचता है, मुझे पहले से पता था कि मेरा ये हमला इसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे बस हल्की सी चोट लगेगी, लेकिन मेरा असली मकसद कुछ और है। आयरन स्पाइडर गुस्से में आ जाता है। अब वो अपनी दूसरी स्किल फ्लेमिंग क्लॉ तैयार करता है। उसके विशाल पंजे आग से चमकने लगते हैं। अगले ही पल वो पूरी ताकत से एलिमस की तरफ झपटता है। ये देखकर एरेस का दिल बैठ जाता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार एलिमस नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी धुएं और आग के बीच से एलिमस सुरक्षित बाहर निकल आता है। उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर एरेस की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि अभी हुआ क्या। वो खुद से कहता है, ये कैसे संभव है? इसने उस हमले से बचाव कैसे किया? लेकिन एलिमस का पूरा ध्यान अभी भी लड़ाई पर था। वो तेजी से हिसाब लगाता है। अभी इसने पॉइजन बीम चलाने में 7 MP खर्च किए हैं। उसके बाद फ्लेमिंग क्लॉ में 5 MP और चले गए, यानी अब इसके पास सिर्फ 4 MP बचे हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, अब मेरी बारी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हमला किसे कहते हैं। इतना कहते ही एलिमस लगातार डिसआर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक उसके हमले आयरन स्पाइडर पर पड़ते रहते हैं। हर वार के साथ मॉन्स्टर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका लेवल भी लगातार नीचे गिरता जाता है। कुछ ही देर में आयरन स्पाइडर पहले जितना ताकतवर नहीं रह जाता। यही मौका देखकर एलिमस अपना आखिरी दांव चलने का फैसला करता है। वो पूरी
ताकत के साथ अपनी सबसे मजबूत स्किल इस्तेमाल करता है, रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। अगले ही पल एक जोरदार हमला आयरन स्पाइडर पर पड़ता है। इस बार मॉन्स्टर खुद को संभाल नहीं पाता, वो जोर से चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। आखिरकार आयरन स्पाइडर वहीं ढेर हो जाता है। लड़ाई खत्म होते ही उसके शरीर के अंदर से एक चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर निकलता है। एलिमस आगे बढ़कर उस क्रिस्टल को उठा लेता है। दूर खड़ा एरेस अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अपनी आंखों से क्या देखा है। वो दौड़कर एलिमस के पास आता है और हैरानी से पूछता है, एलिमस, आखिर तुम हो कौन? सच सच बताओ, तुम वास्तव में कौन हो? लेकिन एरेस का सवाल पूरा भी नहीं हो पाया था कि अचानक एलिमस के शरीर में मौजूद जहर अपना असर दिखाने लगा। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, उसके पैर लड़खड़ाए और वो वहीं गिरने लगा। ये देखकर एरेस तुरंत उसे संभाल लेता है। वो घबराकर कहता है, घबराओ मत, तुमने मेरी जान बचाई है, अब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से यह जहर जरूर निकाल दूंगा। इसके बाद एरेस एलिमस को अपने गांव ले जाता है। गांव पहुंचकर उसका इलाज कराया जाता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार एलिमस के शरीर से पूरा जहर निकाल दिया जाता है। कुछ समय आराम करने के बाद उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाती है। अब एलिमस अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन सोते समय भी उसके मन में बार बार अपने पिता की बातें घूम रही थीं। उसे वही पुरानी यादें और अपमान याद आ रहा था। वो मन ही मन खुद से कहता है, मुझे अभी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा, इतना मजबूत कि कोई भी मुझे कभी कमजोर न समझ सके। आराम खत्म होने के बाद एलिमस एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है, अब समय आ गया है कि मैं किसी गिल्ड में अपना नाम दर्ज कराऊं। इसके बाद वो सीधे गिल्ड पहुंच जाता है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की उससे पूछती है, अपना परिचय दीजिए। एलिमस शांत आवाज में जवाब देता है, मेरा नाम एलिमस है, मेरी क्लास हैवी नाइट है और मेरा लेवल 12 है। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उसकी क्लास सुनी, वे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। कोई बोला, अरे हैवी नाइट? दूसरा बोला, हमें तो पहले से ही यही उम्मीद थी। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि हैवी नाइट जैसा इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन रिसेप्शन पर बैठी लड़की बाकी लोगों की तरह नहीं थी। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे एलिमस के लिए थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था। इसी बीच एलिमस ने अपने बैग से कुछ मैजिक स्टोन्स निकाले। उसने लड़की से कहा, मेरे पास कुछ मैजिक स्टोन्स हैं, क्या आप इन्हें भी जमा कर सकती हैं? लड़की ने जैसे ही उन मैजिक स्टोन्स को देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। आसपास खड़े बाकी लोग भी एकदम चुप हो गए। सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे मैजिक स्टोन्स उसी खतरनाक आयरन स्पाइडर से मिले थे। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। वे आपस में बातें करने लगे, ये झूठ बोल रहा है, एक हैवी नाइट अकेले आयरन स्पाइडर को कैसे मार सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है। किसी ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन एलिमस ने किसी से बहस नहीं की। वो बस शांत स्वर में बोला, फिलहाल इन्हें अपने पास रख लीजिए। रिसेप्शन वाली लड़की ने सिर हिलाया और सभी मैजिक स्टोन्स अपने पास रख लिए। इसके बाद उसने एलिमस का रजिस्ट्रेशन पूरा किया। उसे आधिकारिक तौर पर F रैंक एडवेंचरर का दर्जा मिल गया। ये देखकर एलिमस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, आखिरकार अब मैं एक असली एडवेंचरर बन गया हूं। फिर उसने अपने अगले लक्ष्य के बारे में सोचा। मेरा पहला मकसद F रैंक से E रैंक तक पहुंचना है। जब तक मैं E रैंक हासिल नहीं करूंगा, तब तक मुझे खतरनाक डंजन्स में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले मुझे E रैंक तक पहुंचना होगा। इसके बाद कहानी में एडवेंचरर रैंक सिस्टम के बारे में बताया जाता है। पूरे सिस्टम में कुल 7 रैंक्स होते हैं। सबसे ऊपर S रैंक होता है, उसके बाद A रैंक, B रैंक, C रैंक, D रैंक, E रैंक और सबसे आखिर में F रैंक आता है। यानी F रैंक सबसे निचला दर्जा है, जबकि S रैंक सबसे ऊंचा माना जाता है। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एलिमस काफी खुश था। उसे लग रहा था कि अब उसकी नई यात्रा सच में शुरू होने वाली है। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ जाता है। कुछ देर बाद उसे एक ग्रुप के साथ भेजा जाता है। वहां उस ग्रुप का लीडर उसे घूरते हुए कहता है, तो तुम वही हो जिसने उस आयरन स्पाइडर को मार गिराया? फिर वो तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक आयरन स्पाइडर को हराकर तुम बहुत बड़े योद्धा बन गए हो? वो एलिमस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका शरीर बहुत बड़ा और ताकतवर था। वो ऊपर से नीचे तक एलिमस को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी असली औकात क्या है। एलिमस बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखता रहता है। और यहीं पर इस एपिसोड का अंत हो जाता है।